वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के इस हिस्से में जी, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और हमसे पूछते रहते हैं कि जी हमारी परेशानी का कोई स्पेसिफिक हल बताएं। पेन किलर्स तो बिल्कुल बंद कर दें जी, इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। अगर आपको गर्दन में, शोल्डर में, बैक में पेन रहती है, इसके लिए फिजियोथेरेपी बेस्ट ऑप्शन है। अब वो आप किस तरह से करा सकते हैं, कितने सेशंस में होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं होता बेसिकली हमारे साथ इशू क्या चल रहा है। सम टाइम आपकी नेक की पेन जिसकी वजह कुछ और हो सकती है, आपको वो नहीं पता होता। सर में मुसलसल दर्द रह रही है, वजह क्या है जी वो भी आपको नहीं पता। सम टाइम आपकी किडनी में स्टोन है, दर्द आपको वो आप समझते हैं मुसलसल बैक की पेन है। सो बैक पेन हो, लोअर बैक की पेन हो, आपको डिफरेंस समझना है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है और फिर जाके प्रॉपर आपने इलाज कराना है। सो इसके लिए टाइम कितना चाहिए होता है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ना तकलीफ में रह रहे के इतना परेशान हो चुके होते हैं कि बस वो कहते हैं कि जी अब फौरन उन्हें आराम आ जाना चाहिए। डॉक्टर वकार अली साहब ने भी ज्वाइन किया है जी, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ चीज़ें हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें बेसिकली पता ये चल जाए कि हमें नेक में अगर पेन हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है मुसलसल। शोल्डर में पेन है तो वो मुसलसल रह रही है और हर रोज़ ही रह रही है, उसकी वजूहात क्या हैं। सो हमें पता कैसे चलेगा कि पेन जो हो रही है उसकी वजह क्या है? अच्छा, उसकी बेसिकली आपने अपना सारी रूटीन देखनी है, उसमें असेस करना है कि जस्ट लाइक अगर कोई डेस्कटॉप वर्कर है या फिर आईटी प्रोफेशनल है या बैंकर है, जस्ट लाइक कोई, तो उनका ज़्यादातर काम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे होता है। तो आप अक्सर देखेंगे कि उनकी जो लैपटॉप है या उनका डेस्कटॉप है उनकी आई लेवल पे नहीं होता। मुसलसल उनका पोस्चर जो है वो फॉरवर्ड फ्लेक्जन होती है, नेक का आगे की तरफ झुकाव होता है। ये तो मोबाइल फोन आप मुसलसल यूज करें जी ऑब्वियसली जब फॉरवर्ड फ्लेक्जन में आएगी नेक या हाइपर एक्सटेंशन में आ जाएगी, देन आपको और यूं दोनों पोजीशंस में, उसके लिए या अगर हम पीछे की तरफ लेट के या काउच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हम टेक लगा के पीछे की तरफ फ़ोन यूज़ करेंगे, या फिर हम मुसलसल नीचे सर रख के करेंगे फ़ोन इस्तेमाल, या फिर घरों में औरतें अक्सर आपने देखा होगा कपड़े सिलाई करती हैं, या देयर आर डिफरेंट हॉबीज के जिसकी वजह से जो एक होता है ना नॉर्मल आते हैं, कुछ लोग रात सारी गाड़ियां ड्राइव करते हैं। अगर एक नॉर्मल 2-3 घंटे के लिए कोई भी काम करना ना, उसके लिए पोस्चर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक रूटीन के साथ काम है, आपको पता है कि आपने डेली बेसिस पे 8 घंटे के लिए ये काम करना है, ठीक है। अगर कोई IT का बंदा है, वो डेली बेसिस पे अपना डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे काम करता है, तो उसको चाहिए कि ये अपनी चीज़ें एडजस्ट करे ताकि वो उसको इन फ्यूचर अगर कोई कंप्रेशनल न्यूरोपैथी की तरफ ना जाए या मज़ीद वो ख़राबी की तरफ ना जाए। जस्ट अगर मस्कुलर लेवल पे उसका पेन है तो वो जल्दी मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ 1 घंटा अगर बैठना पड़ रहा है, तो मुझे बीच में ब्रेक के टाइम पे उठ के चक्कर लगाना है, 1 घंटा भी नहीं आप एक जगह पे बैठ सकते? ऑब्वियसली 1 घंटे का इशू नहीं होता है। मसला तब ये आता है कि जब आपकी कोर जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है। आपके जो पैरास्पाइनल मसल्स होते हैं रीढ़ की हड्डी के राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, जिन्होंने आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करना होता है बेसिकली, अगर तो वो स्ट्रेंथन है तो आप 1 घंटे से ज़्यादा भी बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर वेट हैं, जस्ट लाइक ओवर वेट हैं तो और आपके मसल्स भी वीक हैं, तो अगर कोई बंदा बैठता है उसकी सारी बॉडी का कंप्रेशन कहाँ पे जाएगा? उसके लोअर लंबर पे जाएगा, L4 पे, L5 पे, S1 पे। ये आपने आम कॉमन वर्ड सुने होंगे कि मेरे चौथा पाँचवा मोरा वो उस पर दर्द आ गया या नर्व कंप्रेशन आ गया। वो इसी वजह से होता है कि जब प्रलॉन्ग सीटिंग होती है, जैसे आपने पहले जिक्र किया कि ड्राइवर्स होते हैं या फिर इसी तरह के ऑफिस वर्कर्स होते हैं, जब प्रलॉन्ग आपकी सीटिंग होगी देन आपका कंप्रेशन मुसलसल बढ़ता जाएगा और आपको पेन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। सही। अब कुछ लोग इतनी पेन में क्या करते हैं, मेडिसिन खाते चले जाते हैं, सो वो फॉर द टाइम बीइंग तो रिलीफ हो जाता है, बट ये दर्दें पुरानी होती चली जाती हैं, तो ये पुरानी दर्दें भी फिजियोथेरेपी से चली जाती हैं? ऑब्वियसली ये जितने भी आपके बायोमैकेनिकल इश्यूज होते हैं, वो जितना भी पुराना दर्द हो, चाहे वो आपका 8 साल से 10 साल से, मेरे पास क्लिनिक में पेशेंट ही ऐसे 80% पेशेंट ही ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिनको कि 8-10 साल से पेन होता है, क्रॉनिक पेन होता है। 2 किस्म के दर्द होते हैं, एक तो आपका अक्यूट फेज़ होता है, यानी कि जिस बंदे को 3 माह या 3 माह के दौरान का अरसा हुआ हो वो अक्यूट फेज़ होता है। जिसको 3 माह से ज़्यादा का अरसा हो वो क्रॉनिक फेज़ के अंदर आ जाता है। अब क्रॉनिक फेज़ वाला जो पेशेंट होता है उसको ओबियसली टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, और बायोमैकेनिकल जितने भी इश्यूज़ होते हैं
उनको ट्रीट करने के लिए वो टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन जो अक्यूट फेज़ के अंदर पेन होते हैं वो चाहे उसकी इंटेंसिटी जितनी भी ज़्यादा हो, वो विद इन फ्यू सेशंस वो रिकवर हो जाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि अक्सर लोगों को मुसलसल कमर में दर्द रहता है और उनको पता नहीं होता कि वो उनको कमर में दर्द है भी या नहीं है, बाद में पता चलता है कि वो गुर्दे में दर्द थी। तो डिफरेंस इन दोनों में क्या है, कैसे पता चलेगा कि कमर की दर्द नहीं है? सबसे पहले तो आपने कुछ चीज़ें, बेसिकली 4 से 5 चीज़ें, वो मैं बता देता हूँ। इसको देख के आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कमर का दर्द है या आपका किडनी का पेन है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने लोकेशन देखनी है पेन की। अगर तो आपको रिब केज के नीचे और पेल्विक के दरमियान साइड पे अगर कोई पेन आ रहा है, ये एक सिम्टम हो सकता है आपका किडनी पेन का। अदरवाइज अगर आपको कमर की पीछे की तरफ या लोकलाइज्ड एक पेन है तो ये कमर दर्द हो सकता है। सेकंड वन, आपने उसका ड्यूरेशन नोट करना है। जो आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है वो आपका प्रॉन्ग हो सकता है, मतलब मुसलसल हो सकता है। लेकिन जो किडनी पेन होता है वो कुछ टाइम स्पैन के लिए आता है, मसलन आपको आधे घंटे के लिए भी आ सकता है, 10-15 मिनट के लिए भी आ सकता है। उसके बाद आपने इंटेंसिटी इसकी नोट करनी है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। जो आपका रीनल कोलीक या किडनी का पेन होता है, गुर्दे का दर्द होता है, उसमें शार्प शूटिंग स्टैबिंग पेन, बहुत शार्प पेन होता है। लेकिन जो आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन होता है वो समटाइम तो शार्प होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो डल पेन होता है। इसके अलावा इसके एसोसिएटेड आपने देखना है कि ये एसोसिएटेड किससे है। मसलन जो आपका किडनी का पेन है वो किसी मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। वो आप बैठे हैं, लेटे हैं, कभी भी आपको हो सकता है। लेकिन जो आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन है वो आप अगर खड़े होंगे तकलीफ बढ़ सकती है, या बैठेंगे या चलेंगे आपको पेन बढ़ सकती है। इसके अलावा रेडिएटिंग, जो सबसे आपका एक इम्पॉर्टेंट आपका सिम्टम है कि आपको वो रेडिएट किस साइड पे कर रहा है। बाज़ औक़ात होता है जो कमर का दर्द होता है वो पीछे टांग की तरफ भी रेडिएट कर रहा होता है, या अपर आपके समझ लेटिसमस डोर्साई जितने भी आपके मसल्स होते हैं बैक के, उस साइड पे आपको पूरी बैक में आ रहा होता है। लेकिन जो आपका किडनी का पेन होता है वो टुवर्ड्स आपके ग्रोइन या जेनिटेलिया की तरफ जो है वो आपका रेडिएट कर रहा होता है। तो ये 4-5 डिफरेंसेस हैं, इनको देख के आप इजीली अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन है या फिर आपका जो है वो किसी किडनी की वजह से, रीनल कोलीक की वजह से आपको पेन आ रहा है। तो बाकी बेसिकली इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं, वो भी परफॉर्म करवाए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो एहतियात के पेश नज़र करनी है ना। आप फिजियोथेरेपी तो चले बाद में कराने जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है, हम मेडिसिन खा लेंगे थोड़ा अर्सा अच्छा रिलीफ है तो नहीं, फिर जब दोबारा पेन होती है फिर हमें ख्याल आता है। जिन लोगों को लोअर बैक में पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, क्या सिटिंग सोफ़ा ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, आप सो रहे हैं मैट्रेस इस तरह का होना चाहिए, कुछ चीज़ें गाइडलाइन अगर आप ना कि अगर आप जिस मैट्रेस पे सो रहे हैं वो कैसा मैट्रेस होना चाहिए? अच्छा, मैट्रेस आपका अपने हर बंदे पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। जस्ट लाइक कुछ लोग प्रेफर करते हैं चारपाई पे लेटना। जो पेशेंट्स आते हैं मसलन गांव देहातों से पेशेंट आते हैं वो प्रेफर हमेशा करते हैं कि मैं चारपाई पे लेटूं। अच्छा। अगर तो आपने चारपाई पे लेटना है तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी कमर के दर्द है या आपकी टांग के अंदर दर्द है तो आपने चारपाई आपकी ढीली नहीं होनी चाहिए, लूज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए, उसको टाइट होना चाहिए। और खुद ये भी ख्याल रखना चाहिए कि उसको आपने टाइट खुद से भी नहीं करने की कोशिश करनी। और दूसरा, अगर आपने मैट्रेस यूज़ करना है तो आपका मैट्रेस स्प्रिंग वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल मैट्रेस आपने यूज़ करना है। बैक में पेन रहती है, हाँ जी, या फिर इस तरह का मैट्रेस भी नहीं होना चाहिए जो कि आपका लेटने से बिल्कुल अंदर धंस जाए। ये एक आप समझ सकते हैं कि एक मॉडरेट सा आपका होना चाहिए मैट्रेस, हार्ड होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। और वो भी अगर सम टाइम होता है कुछ पेशेंट्स उस पर सेटिस्फाइड नहीं होते। हार्ड मैट्रेस या हार्ड सरफेस, आपने सुना होगा कि अक्सर पेशेंट आते हैं कि मुझे किसी ने कहा जी कमर में दर्द है तो नीचे लेट जाए। ये बिल्कुल एक गलत मिथ है। अगर आपका, हाँ जी बिल्कुल नहीं, अगर आपकी कमर के अंदर दर्द है, अगर आप ज़मीन पे लेटेंगे, मसल आपके स्पैज़ में होता है तो वो और ज़्यादा स्पैज़ में आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट को ये बताया जाता है जिनका कि इंटीरियर पेल्विक टिल्ट, एक कमर के अंदर खम होता है, जिनका वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको एडवाइस किया जाता है कि आपने ज़मीन पे लेटना। और उससे ये होता है कि आपकी स्पाइन का जो खम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया होता है वो जो है वो खम बहाल होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल पोजीशनिंग में आना शुरू हो जाता है। ना जिन्होंने हैवी बैग पहने होते हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स का, उसके अलावा उनके इतने हैवी बैग्स होते हैं और इनकी एज इतनी कम होती है। अभी तो आई गेस गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन भी कि आपका एक स्पेसिफिक सिलेबस के जिन चीज़ों के क्लासेस हों उसी पे जो है वो बैग जो है वो कैरी कर सके। ठीक हो गया जी, हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की तरफ चलेंगे, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप हमें क्या करके दिखाने वाले हैं, खास तौर पे वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम रहता है मुसलसल, क्योंकि आप ही लोगों के मैसेजेस आते हैं हमें, तो डॉक्टर साहब क्या करना है हमें? हाँ, अभी ये बच्चा, चूँकि आप इसकी नेक देख सकती हैं कि ये फॉरवर्ड फ्लेक्जन में हुई है, इसे कहते हैं टेक्स्ट नेक पोस्चर। यानी कि जब बहुत ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल किया जाता है। आपने आगे क्वेश्चन किया कि अगर हमें क्विक रिलीफ चाहिए हो तो क्या करते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए कि जब नेक स्टिफ हो जाती है तो उसके लिए हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ कंट्रोल्ड फोर्स अप्लाई करते हैं। इसकी बैक भी देख रहे हैं, मुझे खम वाली लग रही है। काइफोटिक पोस्चर बना होता है ये पोस्चर। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा क्लोज करके दिखा दें। पहले बैठो जिस तरह बैठे हुए थे, तो बेचारे ने सांस ही रोक लिया उसको। ये इसका सही पोस्चर है। इस पे अब इसकी बिल्कुल ये बैक खम में लग रही है। हाँ, ये ठीक पोस्चर नहीं है। नहीं है बिल्कुल। बैक सीधी करो जरा। ये ऐसे लग रहा है उसने सांस रोक ली। ऐसे बैठा करो भाई, ये सही पोस्चर है ना, ठीक हो गया। अब इसको जस्ट मैनिपुलेशन करेंगे, इसकी सर्वाइकल मैनिपुलेशन करेंगे कि जिससे इसकी नेक की स्टिफनेस बेहतर हो जाएगी। वो विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ना, वो आप बेहतरी महसूस करना शुरू। फ्यू सेकंड्स? अच्छा, यानी अब दवाई से भी जल्दी इसका ऑब्वियसली। अब प्लीज लेटोगे आप यहाँ पे। चलो। इसके लिए एक तो सबसे पहले ये घर पे खुद कोई भी ट्राई ना करे, ठीक है। एक ये प्रोफेशनल की ही चीज़ होती है, क्योंकि एक कंट्रोल्ड फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है, और आपको हर किसी बेसिकली उसकी एनाटॉमी का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्टिब्रा कहाँ पे और किस पे जो हम मसाज मसूज करा लेते हैं जोर जोर से तेल से घर में बड़े बूढ़े करते, वो भी नहीं कराना चाहिए? नहीं, अगर आप मसाज का अगर कोई मस्कुलर है तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन बहुत जोर के रगड़ के वो चीज़ें करना वो मुनासिब नहीं होती। ठीक हो गया। अभी आप बिल्कुल अपनी गर्दन को हल्का छोड़ोगे, बिल्कुल रिलैक्स करो, बिल्कुल रिलैक्स। वेरी गुड, रिलैक्स करोगे। इसकी स्पाइनल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का छोड़ेंगे, रिलैक्स। जबरदस्त। और जिस तरह से आप ये कर रहे हैं, ये वाकई ही घर में खुद से करने वाला काम नहीं है। प्लीज कोई कोशिश भी ना करे ये खुद से करने की। अभी जो है सेकेंडली, अभी हमारे पास जो कोच अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली जस्ट लाइक एक डेमो के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें जो हम सेकेंडली करते हैं कि आपका कंप्रेशन जो है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल आपने सर्वाइकल नेक को हल्का छोड़ना है, हल्का छोड़ो। जबरदस्त। ये कितनी दफा आपने प्रैक्टिस करनी है? एक ही दफा? ये जस्ट आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट तो बस एक झटका सा हुआ है बस। हाँ जी, इनफ है? इनफ। अभी आप साइड पे करवट लेंगे, साइड पे करवट लो मेरी तरफ। जबरदस्त। मरीज की हालत भी पूछते हैं, भाई ठीक हो? ठीक है। नीचे वाली टांग सीधी करो, स्ट्रेट करो, स्ट्रेट करो इसे बिल्कुल। वेरी गुड। स्पाइन को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ोगे, हल्का छोड़ो, रिलैक्स छोड़ो, हल्का। जबरदस्त। अच्छा, ये बेचारा तो कमजोर सा है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी? ऑब्वियसली उसके लिए दूसरी टेक्निक्स होती हैं, वो अप्लाई करते हैं। साइड पे करवट, पूरी करवट लेनी है आपने, नीचे वाली टांग स्ट्रेट करेंगे। गुड। बॉडी को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जबरदस्त। ओके जी, अभी आप उठ के बैठो। अभी कैसा फील कर रहे हो, अभी बताओ। बहुत अच्छा, ऊंचा बोलो थोड़ा। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। रिलैक्स हो? दबाव था ना, अब उसकी कमर सीधी हो गई है। वो तो पहले बिल्कुल खम में था ना। अच्छा, इससे बेसिकली आपको किस तरह से रिलीफ फील? 2, 3, 4 मिनट में, 10 मिनट में? नहीं, उसी टाइम आपको रिलीफ फील। अब बेसिकली क्या होता है कि आपने अक्सर देखा होगा, खवातीन घर में काम करती हैं, कहती हैं कि मैं झुकी हूँ, मुझे चुक पड़ गई है, मैं झुकी हूँ। अब क्या होता है कि फेसिड जॉइंट लॉक हो जाता है, पेशेंट 2-2, 3 दिन इसी पोजीशन में रहते हैं। अब जिसका फेसिड जॉइंट लॉक हो गया, उसको जस्ट उसकी एडजस्टमेंट मैनिपुलेशन की ज़रूरत होती है, स्पाइनल मैनिपुलेशन की। वो उसी टाइम क्विकली, उसी टाइम उसे ना किसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, उसी टाइम वो अपनी असल पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। नेक में बेहतरी फील हो रही है? फील हो रही है जी इनको, तो फिर आपको मेडिसिन से हटकर। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिस सेशन लेने कितने दफा, एक ही दफा में या 2, 4, 5 दिन आपको? अब ये स्वेटी पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि जिसका डिस्कोजेनिक प्रॉब्लम होता है, जिसकी डिस्क इन्वॉल्व हो जाती है। अब ये तो हर दूसरा बंदा सुन रही होती हूँ मैं, डिस्क का मसला हो गया जी, फलां बंदे को डिस्क का मसला। ये बेसिकली क्या होता है? डिस्क का मसला ये होता है कि हमारी स्पाइन होती है ना, स्पाइन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि आपको किसी भी शॉक से बचाते हैं।
अब जब उसके ऊपर एक ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेशन आ जाता है, कोई वेट कैरी कर लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई जर्क लग गया, ट्विस्टिंग हो गई, या बॉल थ्रो करते हुए आपको कुछ जर्क लग गया, तो उसकी वजह से जो डिस्क होती है वो अपनी जगह से थोड़ी सी मिसप्लेस हो जाती है, या रप्चर करके उसका जो एनुलस होता है वो टीयर उसके अंदर आ जाता है। वो उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है बेसिकली, वो कुछ गुदा आप समझ लें कि वो निकल के बाहर की तरफ आके कुछ नर्व्स होती हैं उसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आगे आपको रेडिएटिंग सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली ये मसला होता है। अब उसके लिए उसको डीकम्प्रेस करने के लिए बेसिकली ट्रैक्शन मशीन्स होती है। जस्ट लाइक आपने पूछा कि अगर कोई हेल्दी पेशेंट आ जाए जस्ट लाइक, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए कुछ मशीन्स होती हैं, ट्रैक्शन मशीन होती हैं लंबोर सेक्टर ट्रैक्शन देने के लिए, या कंप्रेशनल जो न्यूरोपैथी है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रैक्शन मशीन्स है। उसके अंदर पेशेंट का BMI लेके उसको ऐड ऑन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली मशीन अपनी एक फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, तो ये सारा। अच्छा जी, ये तो इतने सेंसिटिव काम है, ये प्लीज़ देख के आजकल, क्योंकि हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर देख के भी, इसका बैठने का क्या इशू लग रहा है मुझे, ये देखे ना स्टूडेंट्स आजकल ये शोल्डर इसके बिल्कुल ये हुए हुए हैं, और बच्चे जो बैठ के पढ़ते हैं ना उनके शोल्डर बिल्कुल आगे की तरफ गिर जाते हैं। क्या करना है इसके लिए? पेरेंट्स को कुछ सजेस्ट कर दें जिन बच्चों का पीछे, कुछ बच्चों का ना यहाँ से बहुत ज़्यादा वो हड्डी सी निकल के आ जाती है, तो उसकी रीज़न क्या? सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि जहाँ पे आपका स्टडी टेबल है उसके ऊपर उसकी ना हाइट को एडजस्ट करें, या तो अपनी चेयर को थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि आपकी गर्दन झुके ना, या फिर अगर अपनी चेयर की हाइट को उधर ही एडजस्ट करना है, टेबल के ऊपर ही एक जो है वो टेबल मिलता है आपको, ताकि आपका जो है बुक जो है वो आपके आई लेवल पे, या फिर आपका जो iPad है वट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके आई लेवल पे आना शुरू हो जाए। तो वो जब आना शुरू हो जाता है, और दूसरी चीज़ कि आप जिस चेयर पे बैठते हैं आपकी कमर जो है या बैक जो है वो वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। बैक केयर आपको रखनी चाहिए कि कमर पीछे लगी होनी चाहिए। अगर आप कमर को छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आप आगे की तरफ लीन करेंगे, तो वो मुसलसल लीन करने की वजह से इसके लिए कोई एक्सरसाइज आप गाइड कर सकते हैं कि अगर बच्चों के शोल्डर आपको ऐसे लग रहे हैं तो कम से कम घर में बच्चों की ना ये वाली एक्सरसाइज पेरेंट्स करवा लें? अच्छा, इसके लिए सिंपली आपने कोशिश करनी है कि आप ये अब एक तो श्रगिंग स्टार्ट करनी है। ये अब मेरी तरफ देखो, श्रगिंग स्टार्ट करो, इसे होल्ड करो 10 to 20 सेकेंड्स, ठीक है, देन रिलैक्स। पहले होल्ड रिलैक्स ये करना है, अगर अदरवाइज ऐसे ऐसे करते जाओगे, श्रग करते जाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये करना है। इसके अलावा फिर आपने इसको सर्कुलर मोशन में पीछे की तरफ पूरा, ठीक है, देन फिर इसी को ही आपने आगे की तरफ, ठीक है, ये आपने चीज़ें जो है वो अप्लाई करनी है, ठीक है। ये आपने दिन के अंदर ट्वाइस अ डे 10 to 15 मिनट जो है ये एक्टिविटी करनी है, इंशाल्लाह इससे जो है अब वो जो जिन लोगों ने कॉलर लगाया होता है उससे कैसे बचना है? अब जो कॉलर बेसिकली होता है वो इसलिए होता है कि वो अगर डिस्कोजेनिक प्रॉब्लम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्कोजेनिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जो गर्दन से दर्द निकलता है बाजू की तरफ आ रहा होता है, तो उसमें किसी भी जर्क को अवॉइड करने के लिए, मसलन कोई पेशेंट है वो बाइक पे है या गाड़ी में आगे कोई स्पीड ब्रेकर आ जाता है, चूँकि कंप्रेशन ऑलरेडी है, कोई जर्क आ जाता है, वो कंप्रेशन मज़ीद बढ़ने का खर्चा होता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। मसलन पहले अगर सिर्फ पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, फिर नमनेस, टिंगलिंग, हाथ की ग्रिप कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, और वही पेन जो आपके सर की तरफ भी रेडिएट करना शुरू कर देता है। अब उसको अवॉइड करने के लिए, एक सपोर्ट देने के लिए बेसिकली कॉलर लगाया जाता है, लेकिन वो भी एक खास टाइम ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा लगाएं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, एक खास टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि अगर वो मुसलसल लगा के रखेंगे, आपके मसल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो मसल और ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाएंगे। जी, हमारे साथ ही हमारे मेहमान मौजूद हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। डॉक्टर वकार अली हमारे साथ मौजूद हैं जी। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मोहरों का दर्द बहुत आम होता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, इसकी बेसिकली मोहरों का जो वर्ड है इसके अंदर ना काफ़ी डेप्थ है। अब इसके अंदर मुमकिन हो सकता है कि आपकी कोई डिस्क का मसला हो, या फिर आपका जो है मोहरा ही अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया हो। अब जब मोहरा ही मिसप्लेस हो गया हो, मसलन स्पॉन्डाइलोलिस्थीसिस हो सकता है या रेट्रोलिस्थीसिस हो सकता है, यानी कि आपका मोहरा आगे की तरफ भी खिसक सकता है या पीछे की तरफ भी खिसक सकता है। वो इस के सिनेरियो के अंदर होता है कि जब ज़्यादातर ख़वातीन की डिलीवरी के दौरान जो है वो भी हो सकता है, या फिर आपको कोई जर्क लग गया, आप गिर गए हैं या झटका लग गया,
उस सूरत हाल में भी आपका मोहरा जो है वो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की तरफ या रेट्रोलिस्थेसिस की तरफ आ सकता है। अब इसकी भी आगे फर्दर ग्रेडिंग होती है कि इसकी 4 ग्रेड्स होते हैं बेसिकली। अगर तो आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, इट मींस कि आपका 25% तक जो है वो मोहरा अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया एंड सो ऑन। और इसी तरह अगर आपका मोहरा जो है अगर फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के अंदर होता है तो आपका ये फुली तौर पे फिजियोथेरेपी के साथ रिकवर हो जाता है, ठीक है, और आपको किसी भी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन दैट केस आपका जो है वो 3rd या 4th ग्रेड के अंदर आ गया होता है तो देन आपको जो है वो सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। शाटिका का पेन क्या होता है? बेसिकली शैटिका जो होता है वो ये होता है कि आपका जो एक नर्व होती है, शैटिक नर्व उसे कहा जाता है, जो कि आपकी कमर से निकल के आपकी टांग के अंदर आ रही होती है, जो कि आपकी सबसे लंबी नर्व होती है। अब जब उसके ऊपर कंप्रेशन आता है तो ये कुछ पेन सिग्नल्स होते हैं जो आपके ब्रेन की तरफ भेजना शुरू कर देती है। जब उसके ऊपर मुसलसल कंप्रेशन रहेगा तो आपको तकलीफ़ के जो सिम्टम्स हैं, दर्द के जो सिम्टम्स हैं, वो आपके ब्रेन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट को हर टाइम टांग के अंदर तकलीफ़, सुनपन या फिर वो खड़ा होना उसके लिए मुश्किल होगा, चलना मुश्किल होगा। तो ये सारा मसला होता है। अब इसके अंदर भी आप देखें अगर तो कुछ पेशेंट जो होते हैं वो बताते हैं कि उनकी मूवमेंट के साथ जैसे ही वो खड़े होते हैं फिर उनको पेन आता है, अदरवाइज़ अगर बैठे हैं या लेटे हैं उनको कोई पेन के सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। वो खड़े होने से क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि खड़े होने से ही उनकी नर्व के ऊपर वो कंप्रेशन आ रहा होता है। इन दैट केस वो आपको जब तक कंप्रेशन रिलीज नहीं करते तब तक वो मसला हल नहीं होता। और इस तरह के पेशेंट 97% तक पेशेंट जो है वो फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक हो जाते हैं। आपके एक रिसर्च साबित करती है कि आपके हर 5 में से 4 लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द को जो है ना वो फेस करनी पड़ती है ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से के अंदर। तो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस को अंदर फिजियोथेरेपी के थ्रू ही ठीक किया जाता है। जस्ट 2% केसेस इस तरह के होते हैं, 2 और 3% जिसके लिए कि सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। लेकिन आम कॉमन क्या है कि हमने पहले जो है वो सर्जरी को प्रेफर कर लेते हैं और सर्जरी के बाद फिर जो है वो फिजियोथेरेपी की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद आते हैं नमनेस अगर मुसलसल आपकी टांग में या बाजू में हो रही है, समटाइम आप सो के उठे तो आपको हाथ में नमनेस फील होती है, इसकी वजूहात क्या है? अच्छा, एक होती है कॉमन सी, अगर मैं लेटा हूँ या बैठा हूँ मुसलसल एक ही पोजीशन के अंदर और नमनेस आना शुरू होगी तो ये एक बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है, इसके लिए कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक अनयूजुअल होती है कि अगर आपका अनयूजुअल आपके हाथ के अंदर नमनेस रहना शुरू हो गई है, आपकी एट्रोफी शुरू हो गई है, मसल्स उकड़ना शुरू हो गए हैं या फिर ग्रिप कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो गए, तो ये अलार्मिंग कंडीशन हो सकती है। तो इसके लिए आपको एक दफ़ा मुआयना करवाना चाहिए एक अपने अच्छे थेरेपिस्ट से या अपने किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, कि जो आपको असेस करके बता सके कि आपके ये नमनेस आने की वजूहात क्या। अच्छा डॉक्टर वकार, कुछ लोगों को बड़ा इशू रहता है, वो जो हम कहते हैं ना नस पे नस चढ़ जाती है, वेन पे वेन चढ़ जाती है, कुछ लोगों के पाँव में अक्सर ऐसे हो जाता है, क्रैम्प्स जिनको अक्सर, वो क्यों, उसकी वजह क्या होती है? अच्छा, बेसिकली जब आपके मसल डिहाइड्रेटेड होते हैं, पानी का इस्तेमाल कम होता है, मसल आपके डिहाइड्रेटेड होते हैं, तब आपको ये क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। अब इसके लिए आपको कोशिश करनी है हमेशा कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने मसल आपके हाइड्रेटेड रहेंगे, आपकी एक्सरसाइजेस होगी और आपके मसल एक्टिव रहेंगे तो ये आपके क्रैम्प्स का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जी मुझे बहुत सारी घरेलू ख़वातीन जो हैं घर में किचन में खड़ी होकर काम करती हैं, उनके पाँव में एड़ियों में दर्द मुसलसल रहता है, उसके लिए क्या? अच्छा, जब जिसका काम मुसलसल खड़े होने का होता है या फिर जस्ट लाइक हील जो ज़्यादा ख़वातीन यूज़ करती हैं, आपके पाँव के नीचे एक फेशिया होती है जिसे कहते हैं प्लांटर फेशिया, ठीक है। अब उसमें वो जो फेशिया होती है जब वो स्टिफ हो जाती है, जो कि आपकी एड़ी से निकल के आपके आगे पंजे की तरफ लगी होती है, जब तक तो वो नॉर्मल होती है, आपकी मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल होती है। अब जब वो टाइट हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो आपको एड़ी के नीचे तकलीफ़ आना शुरू हो जाएगी। आप खड़े होंगे थोड़ी देर बाद ही आपको तकलीफ़ आना शुरू हो। एक रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि आपका जो फुट है वो फ्लैट होता है, एक फुट के अंदर भी एक कर्व होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, वो जब तक कर्व है तो आप नॉर्मली सारी चीज़ें, अगर आपका फुट फ्लैट है फिर भी आपको ये मसला हो सकता है। अब इसके लिए किया क्या जा सकता है? बेसिकली सवाल ये है, जूता मैटर करता है जो हम घर में मुसलसल? ऑब्वियसली ये करता है। अगर फुट आपका फ्लैट है तो आपको ये चाहिए कि उसके अंदर आप अपने जूते के अंदर एक आर्च रखें।
अगर वो आँच होगी तो आपका जो पेन है वो 80 to 90% तक उसी आँच से ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको मसलन एडी के नीचे मुसलसल तकलीफ़ आ रही है, प्लांटर फेशियाइटिस का इशू है, अब उसके लिए क्या करना होता है, आप कोई भी एक गेंद लें, जो आपका बॉल होता है, आप समझ लें बच्चे टेनिस बॉल जिससे खेल रहे होते हैं घर में यूजुअली, उसको नीचे ज़मीन पे रखें। आप समझ लें कि ये बॉल पड़ा है और ये पाँव है, उसको प्रेस करना है। उसको प्रेस करके आपने आगे पीछे और इसको रिपीट करना है 10 to 15, फिर क्लॉकवाइज उसको दबा के थोड़ा सा क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, इसको रिपीट करेंगे। अगर दिन के अंदर 2 से 3 दफ़ा आप इसको रिपीट करते हैं तो आपको इसके खातिर खा नताइज जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। चलें जी, ज़रूर आपके साथ जो छोटे छोटे मसाइल जो आपने हमारे साथ डिस्कस किए थे, स्टूडेंट्स के हवाले से, घर में ख़वातीन के हवाले से, बैक पेन के हवाले से, शाइटिका के हवाले से, हमने वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। वी होप कि बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे भी और मेडिसिन से छुटकारा पाएँ। या फिजियोथेरेपी जो है आपके पास बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक। 24 अक्टूबर आज जिनकी सालगिरह है जी उनको विश करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कल है जी सैटरडे यानी 25 अक्टूबर, जिनकी सालगिरह हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा के वो भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उनकी बर्थडे को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। उमैर इस्माइल की सालगिरह है, अब्दुल शकूर, मोहम्मद नासिर, फ़हीम, एहसन, मोहम्मद अवैस, अब्दुल्ला मोहसिन, आमना और हाफिज़ अब्दुल रहमान। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आपकी बर्थडे को भी ऐसे ही हम स्पेशल बनाएंगे फैमिली में। अगर किसी की सालगिरह है, आपके टीचर की, आपके किसी फ्रेंड की, आप उनको स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं तो आप उनकी पिक्चर भेज दें हमें। सो हम आपके साथ उनको स्पेशल फील कराएंगे, उनकी बर्थडे को मजीद स्पेशल बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे मौसम की सूरत हाल टुडेज़ वेदर में। अच्छा जी, समरा हमें ज्वाइन करिए, उनकी तरफ चलेंगे, वो बताएंगे आज का मौसम। ओवर टू यू। सबसे पहले तो स्मोक सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो शहर लाहौर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 255 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और फ़िज़ाई आलूदगी की शरह जो है वो 650 से भी ज़्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में खुश्क मौसमी हालात और बारिश ना होने की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र
जा सकता है और स्मोक जो है वो ना सिर्फ शहर लाहौर बल्कि पंजाब के दीगर शहरों को भी जो है वो मुतासिर करने का बाइस बन सकती है। सनती आलूदगी, गाड़ियों का धुआं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे का बाइस बन सकती हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि हद निगाह कम होने के भी इम्कानात हैं, जिससे ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो सकता है। बैरूनी सरगर्मियाँ आइंदा आने वाले दिनों में मुतासिर हो सकती हैं। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें, अपनी आंखों को बार बार पानी से धोएं, क्योंकि सुबह और शाम के औकात में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में खासकर जो हसास अफराद हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या जो पहले से बीमारियों में मुब्तला अफराद हैं, वो बाहर निकलने से गुरेज करें और अगर बाहर निकलना भी है तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त जो है वो शहर में खुश्क मौसम का राज बरकरार है। सूरज आसमान पर जलवागर है, हल्की हल्की हवा चल रही है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 44% है, जबकि 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। आज शहर लाहौर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में बारिश का इम्कान मौजूद है, जो कि मौसम में तब्दीली का बाइस बनेगा। ठीक है जी, मौसम की तब्दीली का बाइस बनेगा, बारिश का इम्कान है और इसके साथ साथ वी होप कि थोड़ा सा स्मॉग की सूरत हाल में भी बेहतरी है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होने आने वाले दिनों में मौसम में तब्दीली भी होगी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जी हमें मौसम की सूरत हाल बता रही थी। आगे बढ़ेंगे और अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, आपको बताएंगे माल का हाल। अच्छा जी, आपके साथ आज के करेंसी रेट शेयर कर देंगे। और अब शामिल करेंगे आज के भाव। अच्छा जी, सब्जियों के रेट बताने के लिए ओपन मार्केट में और डिफरेंट मार्केट्स में हमारे रिपोर्टर जाते हैं, ताकि आपको तमाम मार्केटों का ट्रेंड भी पता चल जाए, आपकी करीबी मार्केट में रेट क्या है वो भी पता चल जाए। तो हम जाएंगे अफशां के पास। ओवर टू यू। बिल्कुल, फल और सब्जियों की कीमतों के हवाले से आपको आगाह करें तो सब्जियों की कीमतों के हवाले से आपको बताऊं तो ओपन मार्केट में सब्जियों में टमाटर की ऊंची उड़ान अभी भी जारी है। टमाटर की शिकार की जन से कीमत 180 रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 200 से लेके जो है 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की शिकार कीमत 90 है, लेकिन ये 120, जबकि लहसुन देसी की शिकार कीमत 220 है, लेकिन ये 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक थाईलैंड की शिकार कीमत 640 है, लेकिन ये 690, जबकि आलू की शिकार कीमत 80 है, लेकिन ये 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। साग जो कि मौसम समा की सौगात है, इसकी शिकार कीमत 50 से की गई है, लेकिन ये बाजार में 100 रुपये तक का फ़रोख्त किया जा रहा है। मटर की शिकार कीमत 370 है, लेकिन ये 400, जबकि करेले की शिकार कीमत 120 है, लेकिन ये 150 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मेथी की शिकार कीमत 80 है, लेकिन ये भी 100 रुपये है, और टीनों की शिकार कीमत 210 है, लेकिन ये भी 240 रुपये के फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो फल और सब्जियाँ तमाम ही अपनी कीमतों से बरक्स बेचे जा रहे हैं, लेकिन टमाटर की कीमत इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलंद हुई हुई है ओपन मार्केट में, जिसकी वजह से शहरी खासा परेशान है। थैंक यू सो मच जी, आपने हमारे साथ आज की रेट लिस्ट शेयर कर दी। जी सब्जियों की कीमतें क्या हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है। आप मार्केट में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। अब मुझे पता है कि सेम कीमत पर तो नहीं मिलेंगी जी, अगर आप किसी पोश इलाके में रहते तो वहाँ के अलहदा रेट हैं, बाकी इलाकों में अलहदा रेट हैं। सो आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सी सब्ज़ी किस कीमत में मिल रही है। तो इसके साथ ही हमें आपसे इजाज़त चाहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बाकी हमने अभी आपके साथ जो थेरेपीज़ 2-3 शेयर की हैं, हम अपने सोशल मीडिया पेज पे भी शेयर कर देंगे जी, ताकि आप वहाँ से भी हेल्प ले सकें जी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने कोई टैलेंट है वो भी आप शेयर करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और बर्थडे हम तक भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।